नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 14 अगस्त के एडिटोरियल सेशन की और स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ। सक्सेस इज हाउ हाई यू बाउंस व्हेन यू हिट बॉटम। सफलता क्या है? सफलता है कि जब आप सबसे नीचे पहुंच जाते हैं, बॉटम पे पहुंच जाते हैं, तो आप वहां से कितना उठ पाते हैं, वो सफलता है। आशीष क्लासेस ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि कल से हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स अपलोड करना शुरू कर दिया है। कल का वीडियो अपलोड हो चुका है। ये एक फ्री फीचर है सभी विद्यार्थियों के लिए, कोई भी इसे एक्सेस कर पाएगा। आप वहाँ पे चूज पैकेज में जाकर देखिएगा, करंट अफेयर्स के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे कल का वीडियो अपलोडेड है। आज का वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, आप ज़रूर से इन्हें विजिट करें। और यहाँ एक ई बुक भी उपलब्ध करवाई गई है द हिंदू एडिटोरियल वर्ड्स की। तो ये जो वोकेबलरी है वो जनवरी से लेकर जून तक के वर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे, इसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बात करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस की, तो सबसे पहले राजस्थान की तरफ से खबर आई, राजस्थान ट्रूस विद अ हैंडशेक। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने यहाँ फिर से हाथ मिला लिया है, फिर से ये दोनों एक मंच पर आ गए हैं, तो इसीलिए कहा गया है ट्रूस विद अ हैंडशेक। ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से हेडलाइन थी। तो हेडलाइन किसी भी न्यूज़पेपर से यहाँ पर आपको मिलती हैं। ट्रूस का मतलब क्या है वो समझना है आपको। ट्रूस हमने शायद डिस्कस भी किया था। इसका मतलब होता है जब आप कोई झगड़ा कर लेते हो, झगड़े के बाद फिर से सुलह होती है, संधि को बोलते हैं, मेल मिलाप को बोलते हैं। तो सीज फायर, आर्मिस्टिस, अकॉर्ड, रिकॉन्सिलिएशन। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर सीज फायर का मतलब तो उल्लंघन होता है। नहीं, सीज फायर वायलेशन जो होता है ना, वायलेशन का मतलब उल्लंघन होता है। सीज फायर तो ट्रूस को ही बोलते हैं, संधि को ही बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि हैंडशेक के साथ यहां पे एक बार फिर से सुलह हो गई है दोनों नेताओं के बीच। दूसरी हेडलाइन है भूपेश बाघेल, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ट्राइंग टू यूजर क्रेडिट फॉर लॉफुल प्रोसेस। जो भी यहां पे कानूनी प्रक्रिया अपना रही है बीजेपी, उसका श्रेय लेने की कोशिश है बीजेपी की, श्रेय को हथियाने की कोशिश है। तो क्रेडिट को तो मतलब श्रेय होता है, यूजर्प का मतलब क्या है? यूजर्प का मतलब सीज करना है, टेक ओवर है, एक्सप्रोप्रिएट है, रेस्ट है, हथियाना। ठीक है। यूएस सीजेज इरानियन ऑयल हेडिंग फॉर वेनेजुएला। यूएस अमेरिका ने जब्त कर लिया है, ये चीज़ तो हमने देख ही लिया। इसको जब्त कर लिया है किसको? ईरान का तेल जा रहा था वेनेजुएला की ओर। हेड फॉर का मतलब है किसी की तरफ आगे बढ़ना, मूविंग टुवर्ड्स, गोइंग टुवर्ड्स। तो वेनेजुएला की ओर जो तेल जा रहा था, तेल सप्लाई हो रही थी, उसको सीज कर लिया है यूएस ने। इसका मतलब ये है, ये द हिंदू की हेडलाइन है। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की, राइट बाई बर्थ। तो ये एक महिलाओं के लिए जो एक बहुत अच्छी खबर, और वैसे तो ये बहुत समय से ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट ने जो यहाँ पे रीज़न गिनाए हैं उनसे तो पता लगेगा साफ साफ कि बर्थ से ही इनके पास ये अधिकार है। तो राइट बाय बर्थ का मतलब है जन्म से ही अधिकार, जन्म से अधिकार। देखिए, द लेटेस्ट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट on the right of Hindu daughters to ancestral property corrects an obvious anomaly in the interpretation of a crucial 2005 amendment to the Hindu Succession Act 1956। तो एक वर्ड यहाँ पे आया है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है अनियमितता, इरेगुलरिटी को बोलते हैं, ऑडिटी को बोलते हैं, पेक्युलरिटी को बोलते हैं, एबनॉर्मेलिटी को बोलते हैं, अनियमितता। द लेटेस्ट डिसीजन सब्जेक्ट है किसका डिसीजन? तो नवीनतम निर्णय, जो नया नया निर्णय आया है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगता है किस बात को लेकर? ऑन द राइट ऑफ हिंदू डॉटर्स, हिंदू जो बेटियां हैं उनके अधिकारों को लेकर। किस बात पे? टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल का मतलब पूर्वजों से संबंधित। ठीक है, तो उनके पूर्वजों से संबंधित जो प्रॉपर्टी है उन पर उनका अधिकार है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, वो निर्णय यहाँ पे क्या करता है? करेक्ट करता है, सही करता है। क्या करता है सही? एन ऑब्वियस एनोमली, जो एकदम स्पष्ट रूप से अनियमितता बनी हुई थी। ऑब्वियस एडजेक्टिव है, क्योंकि जब भी किसी वर्ड का एंड इन 3 लेटर से होता है उसे आप एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो ये एक क्या है? स्पष्ट सी अनियमितता है। इन द इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या। किस चीज में? जो एक व्याख्या की गई थी। क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण। 2005 अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का संशोधन। मैंने शायद बताया भी था आपको कि संशोधन जहां भी है, अमेंडमेंट जहां भी है, ठीक है, और चेंज जहां भी है, एक ही बात है। अमेंडमेंट का भी चेंज ही होता है। इनके साथ में प्रेपोजिशन टू लगता है कि बदलाव आपने कहां किया है।
चेंज आपने किस में किया है। तो ये अमेंडमेंट किस में था, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकारी एक कानून है उसमें है, और जो भी एक्ट होता है उससे पहले दे लगता है, ये भी आपको सीखना है। तो ये एक उत्तराधिकारी संबंधी कानून है 1956 का। उसमें जो एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ 2005 में, उसकी अलग अलग व्याख्याएं जो प्रचलित थी, लोग अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल रहे थे, उस चीज को यहां पे बिल्कुल करेक्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट डिसीजन ने। ये कहना चाहता है, बात समझ में आ गई। एनोमली का मतलब समझना है, अमेंडमेंट में टू लगेगा जब भी दे रखा हो संशोधन किस में किया गया है, एक्ट जो भी होगा उससे पहले दे लगेगा। ऑब्वियस OUS से एंडिंग वर्ड है, इस कारण से स्पष्ट इसका एडजेक्टिव है। ऑब्वियस का मतलब एपेरेंट होता है, क्लियर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार OUS एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव ही होगा। जैसे रोंडिवू एक वर्ड होता है, मीटिंग प्लेस को बोलते हैं, नाउन होता है, लेकिन जनरली आप इसको देखें कि OUS एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव ही होते हैं। तो लेटेस्ट डिसीजन सब्जेक्ट था, उसकी वर्ब करेक्ट थी, यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पूर्वजों की संपत्ति है। तो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नवीनतम डिसीजन दिया है किस बात को लेकर, जो हिंदू बेटियां हैं उनका प्रॉपर्टी पर क्या अधिकार है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी पर क्या अधिकार है, उसके संबंध में। तो जो डिसीजन है उसने करेक्ट कर दिया है, बिल्कुल सही कर दिया है क्या जो अनियमितताएं बनी हुई थी व्याख्या को लेकर, और व्याख्या किस बात को लेकर के जो महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था, जो हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 है उसमें संशोधन जो किया गया था, उसके लेकर बहुत सी अलग अलग व्याख्याएं थी। उन व्याख्याओं को यहां पे इस डिसीजन के द्वारा बिल्कुल करेक्ट कर दिया गया है। आगे देखेंगे तो द वर्डिक्ट सेटल्स, वर्डिक्ट जो है, ये निर्णय जो है वो सेटल करता है। सेटल का मतलब बिल्कुल कह सकते हो कि ये चीज़ बिल्कुल डिसाइड कर देती है, डिसाइसिवली इसने एक्ट किया है। तो क्या चीज़ सेटल करता है, सेटल करता है द क्वेश्चन, इस प्रश्न को। देखिए वर्डिक्ट कौन सा है, वर्डिक्ट ये वाला है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग है, निर्णय को बोलते हैं। सेटल्स, ये सेटल करता है द क्वेश्चन, इस प्रश्न को। प्रश्न क्या है कि क्या, वेदर यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में, जब इंडेरोगेटिव सेंटेंस होते तो वेदर कंजंक्शन लग सकता है ना, कि क्या द कोपर्सनरी राइट, कोपर्सनरी का मतलब होता है संयुक्त उत्तराधिकार या फिर वसीयत से संबंधी, है ना। तो यहाँ पे देखो कोपर्सनरी दे रखा है, इनहेरिटेंस, लीगेसी, हेरिटेज, मतलब लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार है या पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार है, इसको बोला कोपर्सनरी राइट। तो ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसने यहाँ पे वो प्रश्न जो है, प्रश्न क्या था कि जो डॉटर्स, बेटियां हैं, उनका जो प्रॉपर्टी में अधिकार है, कम्स इनटू इफेक्ट, कम इनटू इफेक्ट का मतलब लागू होना, ठीक है, वो अधिकार है या लागू होता है ओनली इफ द फादर, कब लगता है ये अधिकार, ये कब मिलता है उनको अधिकार, ओनली इफ, केवल तभी, कि द फादर, ओनली इफ द फादर, केवल तभी जब पिता, जिसके द्वारा, थ्रू का मतलब माध्यम के लिए है, जिसमें से होकर, जिसके माध्यम से, होम, जिसके माध्यम से, दे यहाँ पे इन बेटियों के लिए है, क्लेम दावा करती हैं, दैट राइट वॉज, अब यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा, ये जो है ना कि भाई दे क्लेम, यहां तक की बात एक अलग है, और दैट राइट ये अलग है। तो कह रहा है कि ये जो अधिकार है बेटियों का, जो एक प्रॉपर्टी में अधिकार जताती हैं, वो अधिकार कब मिलता है उनको, केवल तभी जब पिता, अब समझना इस फादर से ये जुड़ा वॉज अलाइव, यदि पिता जिंदा हो, ठीक है, यदि पिता जीवित था, कब पिता जीवित था, उस दिन जब ये अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स का मतलब लागू हुआ, तो जब ये अमेंडमेंट, ये संशोधन 2005 का लागू हुआ था, उस डेट को पिता जीवित अगर था तो ही ये दावा कर सकती हैं, तभी ये प्रॉपर्टी का अधिकार इनको मिलता है। तो इस बात को, इस प्रश्न को ये सेटल करता है। मैं रिपीट कर देता हूं, देखो ये जो वर्डिक्ट है, जो निर्णय है, ये सेटल करता है एक प्रश्न को। ये यहाँ पे एक जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था कि क्या जो ये वसीयत संबंधी अधिकार है बेटियों का, क्या वो तभी आएगा, इनके लागू तभी होगा कि जब पिता जीवित हो, उस दिन जब ये 2005 का संशोधन लागू हुआ था, ठीक है, कि केवल तभी ये लागू होगा क्या। बीच में देखो, वो पिता जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा वे यहां पे दावा करती हैं उस अधिकार का, समझ में आ रही है, थ्रू होम दे क्लेम दैट राइट, तो जिस पिता से ये दावा करते हैं उनको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, तो क्या ये जो अधिकार है ये उनको तभी मिलेगा जब ये संशोधन आया था अस्तित्व में, और उस संशोधन आने के समय पिता जीवित थे तो ही उनको अधिकार मिलेगा, या फिर यह अधिकार उनको कभी भी मिल सकता है, जन्म से ही अधिकार था। तो ये जो प्रश्न बना हुआ था, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, इस क्वेश्चन मार्क को हटाने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने किया है। बात समझ में आ गई। आगे देखना, द एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय,
सुप्रीम कोर्ट ही है, एपेक्स का सर्वोच्च होता है। हैज़ नाउ कैटेगोरिकली रूल्ड, रूल का मतलब फैसला लेना, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, कैटेगोरिकली का मतलब है बिल्कुल निश्चित तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिन कोई संशय नहीं है। कैटेगोरिकल का मतलब डेफिनेट होता है, अनइक्विवोकल होता है, अनकंडीशनल होता है और सर्टेन होता है। तो जब कोई संशय नहीं हो किसी चीज में उसको कैटेगोरिकल बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक फैसला दिया है दैट द डॉटर्स राइट, कि जो ये डॉटर्स का अधिकार है, अब देखो डॉटर्स का प्लूरल बना रखा है इसने, और प्लूरल अगर है तो अपोस्ट्रोफे का प्रयोग एस के बाद में करते, अगर एक ही लड़की एक ही बेटी की बात करते तो डॉटर के बाद अपोस्ट्रोफे एस लगते। फ्लो फ्रॉम का मतलब क्या है? फ्लो फ्रॉम का मतलब है आता है, कम्स फ्रॉम, ठीक है, यहां पे इसका मतलब ये है। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला बिल्कुल बिना किसी कह सकते हो संशय के बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक फैसला दिया है कि जो बेटियों का अधिकार है वो उनके पास कब से मिलता है? उनके जन्म से ही। ये अधिकार उनको जन्म से ही मिला हुआ है, एंड नॉट बाई एनी अदर फैक्टर, किसी और कारक या किसी फैक्टर के द्वारा नहीं दिया गया है, ठीक है। यह अधिकार उनको जन्म से प्राप्त है, किसी और फैक्टर के द्वारा प्राप्त नहीं है। जैसे कि उदाहरण के सचेज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि उनके पिता जो हैं उनका एग्जिस्टेंस, अब पिता प्लूरल इसलिए बनाया कि डॉटर्स दे रखा है ना, तो उनके पिता के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब अस्तित्व में होना, कि पिता उनके जीवित हैं कि नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जन्म से अधिकार है, इनको उस संपत्ति में अधिकार जन्म से ही प्राप्त है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट हैज रिजेक्टेड द कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन। इट हैज रिजेक्टेड का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां पे रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? खारिज कर देना। द कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन, कॉमन का मतलब सामान्य, मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब गलत व्याख्या। भाई इंटरप्रिटेशन व्याख्या थी तो मिस लगा दिया तो गलत व्याख्या। तो अन्य शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे खारिज कर दिया है जो सामान्य से गलत व्याख्या थी। क्या व्याख्या थी? दैट ओनली डॉटर्स ऑफ को पर्सनर्स हु वर अलाइव, कि केवल उन्हीं की बेटियां, कौन किसकी बेटियां? जो को पर्सनर है। को पर्सनर का मतलब बंटवारा करने वाले जो संपत्ति का है, जो वसीयत को बांटने वाला, मतलब पिता मान लो, ठीक है। केवल वो को पर्सनर्स, अब ये हु इसके लिए आ रहा है, जो कि जीवित थे ऑन दैट डे, उस दिन, कुड गेट एन इक्वल शेयर, केवल उन्हीं को ही बराबर का हिस्सा मिल सकता है इन प्रॉपर्टी संपत्ति में। तो अन्य शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे उस बात को खारिज कर दिया है जो एक सामान्य सी गलत व्याख्या थी। व्याख्या गलत क्या थी? लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग किस रूप से बना रखी थी, फ्रेम कर रखी थी कि केवल उन्हीं बेटियों को अधिकार मिलेगा बराबर का जिन बेटियों के पिता जिंदा थे जब यह संशोधन हुआ था उस डेट पर। अगर वो जीवित थे तो संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा, जीवित नहीं थे तो उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि बेटियों को तो अधिकार मिलेगा, जन्म से ही उनको अधिकार प्राप्त है। द कोर्ट हैज राइटली रिकॉग्नाइज्ड। द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात है, इस कारण से द लगा हुआ है। अब ये द कोर्ट से पहले द लगता है ऐसा नहीं है, ये हम पता लग गया कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है, इस कारण से द है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, राइटली एडवर्ब है, बिल्कुल सही तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां बिल्कुल सही तरीके से पहचाना है। क्या पहचाना है? दैट की द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट संशोधन, कन्फर्ड, कन्फर्ड का मतलब प्रदान करना, इक्वल स्टेटस, बिल्कुल बराबरी का एक स्टेटस दिया है, ओहदा दिया है, एज अ को पर्सनर, किस रूप में? एक को पर्सनर के रूप में। को पर्सनर का मतलब जो वसीयत में बराबर का उत्तराधिकारी है उसके लिए, ऑन डॉटर्स। देखो कन्फर के साथ में ऑन लगता है, याद रखना, ये कन्फर था, किसको अधिकार मिला है? तो डॉटर्स को, यहां ऑन लगा हुआ है। कन्फर का मतलब बेस्टो होता है, बेस्टो में भी ऑन लगता है। प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में टू लगता है। ग्रांट होता है, ग्रांट में टू लगता है। अकॉर्ड होता है, अकॉर्ड में टू लगता है, मतलब प्रदान करना, स्वीकार करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बिल्कुल सही तरीके से रिकॉग्नाइज किया है कि जो संशोधन है, जो 2005 का संशोधन था, अब यहां टू क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि संशोधन किस में था ये बात नहीं दे रखी, इस कारण से टू नहीं है। कि जो संशोधन था इसने बराबर का स्टेटस दिया है ना, किस रूप में? एक को पर्सनर के रूप में, कि बराबर के उत्तराधिकारी हैं लड़कियां भी, है ना, दे रखा है। इन हिंदू फैमिलीज, हिंदू परिवारों में, गवर्नड बाई मिताक्षरा लॉ, और इसको किस कानून के द्वारा ये मतलब गवर्न किया जाता है? मिताक्षरा कानून है, ये नाम है इस कानून के द्वारा। एंड दिस राइट अक्रूड बाय बर्थ, और ये जो अधिकार है, अक्रू का मतलब एमिनेट, मतलब ये आता है यहां से, जैसे फ्लो फ्रॉम था ना, वैसे ही पिछले स्लाइड में हमने देखा था फ्लो फ्रॉम था, वैसे ये है एमिनेट, अराइज, फॉलो, ओरिजिनेट। तो इसका मूल क्या है? इसका मूल है बर्थ, कि जन्म से ही इनके पास ये अधिकार है। बात समझ में आ गई? रिपीट कर दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने, इसने सही तरीके से, ये एडवर्ब राइटली, सही तरीके से संशोधन को, ये जो संशोधन उसने बताया, सही तरीके से पहचाना है कि जो संशोधन है, इस संशोधन ने बराबर का स्टेटस, ओहदा दिया है बेटियों को,
कि वो हिंदू परिवारों में, वो हिंदू परिवार जो कि मतलब मिताक्षरा लॉ के द्वारा एक गवर्न किया जाता है कि हिंदू परिवारों में जो बेटियां हैं उनको बराबरी का हक है वसीयत पर, है ना, और ये जो अधिकार उनके पास है वो जन्म से ही आता है। तो अक्रू का मतलब क्या है, कन्फर का मतलब क्या है, कन्फर में प्रेपोजिशन क्या लगता है, कैटेगोरिकली क्या है, ये सब हमने सीखा। बढ़ते हैं आगे। द चेंज केम इन टू इफेक्ट। केम इन टू इफेक्ट का मतलब लागू होना, ठीक है, या अस्तित्व में आना। तो ये जो बदलाव है ये अस्तित्व में आया कब, फ्रॉम सितंबर 9, 2005। 2005 का संशोधन था ना, उसी की बात कर रहा है। 9 सितंबर 2005 को अस्तित्व में आया, बट विद अ प्रोविजन, लेकिन एक प्रावधान के साथ, एक प्रोविजन के साथ। प्रोविजन प्रावधान होता है दैट की पार्टीशंस की जो बंटवारा है और टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। टेस्टामेंट्री का मतलब वसीयत से संबंधित और डिस्पोजिशन का मतलब बंटवारा, आवंटन। दैट हैड, देखो दे रखा अरेंजमेंट, ऑर्डरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। तो ये कहा कि ये जो अस्तित्व में आया ना, ये बदलाव, ये संशोधन कब आया था, 2005 9 सितंबर को। लेकिन एक प्रावधान था उसमें कि जो ये बंटवारा है या वसीयत संबंधी जो ये वितरण है, दैट हैड टेकन प्लेस प्रायर टू December 20, 2004। वो वितरण, वो वसीयत का बंटवारा जो कि 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुका था। प्रायर के साथ टू लगता है, प्रायर टू का मतलब पहले होना। तो जो वितरण, जो बंटवारा प्रॉपर्टी का 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुका था, द डेट, वो डेट है ये वाली 20 दिसंबर, जिस डेट को द अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जब ये संशोधन वाला जो बिल है वो प्रस्तुत किया गया था राज्यसभा में। राज्यसभा से पहले दय आता है, लोकसभा से पहले दय आता है, तो आप देख सकते हैं दय है, लेकिन पार्लियामेंट से पहले दय नहीं आता है, याद रखना। वो वैलिड रहेगा, वो वैध रहेगा, एंड अनअफेक्टेड बाय द चेंज, और इस बदलाव के द्वारा उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बदलाव जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा, अप्रभावित रहेगा उस बदलाव से। बात समझ में आ गई। तो ये जो चीज़ आई है ना, संशोधन हुआ, वो 9 सितंबर 2005 को हुआ। लेकिन एक प्रावधान उसमें था कि भाई जिन परिवारों में बंटवारा कर दिया गया था संपत्ति का 20 दिसंबर 2004 से पहले, ये वो डेट थी जब बिल को राज्यसभा में लाया गया था। तो उससे पहले के जो बंटवारे हुए हैं वो मतलब वैलिड रहेंगे, वो वैध रहेंगे, और उसका, इस चेंज का, इस संशोधन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखिए। दिस लेड टू, लीड की सेकंड फॉर्म है, लीड के साथ टू लगता है। लीड टू का मतलब रिजल्ट इन होता है, लीड टू बराबर होता है रिजल्ट इन, परिणाम निकलना, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या निकला, इस प्रोसेस का परिणाम क्या निकला, टू द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या। तो ये जो एक बताया ना 2004 वाली बात, इसका परिणाम ये निकला कि एक व्याख्या बनने लग गई, एक प्रकार की समझ विकसित हो गई, लोग मतलब अलग बातें करने लगे। क्या बात करने लगे, दैट द डॉटर्स कोपर्सनरी राइट्स, कि जो डॉटर्स का ये जो संपत्ति में बराबर का जो हक है, वसीयत पे जो अधिकार है, बीइंग प्रोस्पेक्टिव, जो कि संभावित है, प्रोस्पेक्टिव का मतलब पोटेंशियल है, पॉसिबल है, वुड नॉट कम इनटू इफेक्ट, वो मतलब लागू नहीं होगा, अनलेस, यदि नहीं, अनलेस का मतलब यदि नहीं, बोथ द को-पर्सनर फादर एंड हिज डॉटर, कि दोनों, जो बंटवारा करने वाला पिता है और जो बेटी है जो वसीयत में हक जता रही है, वर अलाइव। वो तब लागू नहीं होगा जब ये यहां पे जिंदा नहीं थे। अगर जिंदा नहीं होंगे तो लागू नहीं होगा। ऑन सितंबर 9, 2005, कब, सितंबर 9, 2005, जब ये बात सामने आई तब की बात है। जो ये 20 दिसंबर 2004 की बात को मेंशन किया ना कोर्ट ने कि ये प्रावधान है, तो उससे एक व्याख्या और जन्म ली। लोग चूंकि अलग अलग मीनिंग निकालते ही हैं, तो इसका मीनिंग क्या निकाला, इसका मीनिंग ये निकाला कि जो महिलाओं का या डॉटर्स का जो को-पर्सनल राइट्स है, जो एक बराबर की हकदारी का एक जो अधिकार है कि संपत्ति में अधिकार जता रही हैं, जो कि संभावित है, वो मतलब इफेक्ट में नहीं आएगा, वो लागू नहीं होगा। कब, यदि दोनों जीवित नहीं थे 9 सितंबर 2005 को, तो ये हक उनको नहीं मिलेगा। दिस पोजीशन वाज क्रिस्टलाइज्ड इन अ 2015 जजमेंट, और ये जो पोजीशन बनी ना, ये जो एक व्याख्या बनी, इस व्याख्या को बिल्कुल क्लियर किया गया। क्रिस्टलाइज मतलब बिल्कुल स्पष्ट किया गया, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो ये जो पोजीशन थी, ये जो व्याख्या बनाई लोगों ने, इस व्याख्या को 2015 का एक निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, कौन से वाले केस में, इस केस में, ये केस का नाम है, इस केस में बिल्कुल साफ किया गया। दिस जजमेंट नाउ स्टैंड्स ओवर रूल्ड, और ये जो जजमेंट है ना, ये वाला जजमेंट, ये अब जो है वो ओवर रूल्ड है, मतलब अब ये रद्द हो गया है, अब ये जजमेंट जो है लागू नहीं होता है। ये 2015 के एक जजमेंट दिया था, प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फुलावती। अब ये एक केस का नाम है, इस केस के नाम में
ठीक है ना। इस केस के द्वारा जजमेंट जो दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें इस व्याख्या को बिल्कुल स्पष्ट किया गया और अब ये जजमेंट जो है ओवर रूल्ड है, कैंसिल हो चुका है मतलब। ठीक है, आगे देखें। द कोर्ट्स रीजनिंग मतलब तर्क, कोर्ट का जो तर्क है सुप्रीम कोर्ट का, इज अनएक्सेप्शनेबल। ये मतलब इसमें कोई अपवाद ही नहीं है। अनएक्सेप्शनेबल एडजेक्टिव है क्योंकि ABLE आ रहा है ना, ABLE एंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। सो जो कोर्ट की तर्क है, कोर्ट का जो विवेक है, कोर्ट जो इसमें तर्क दे रहा है वो बिल्कुल अपवाद ही नहीं है उसमें कोई। पहली चीज तो क्या, इट लोकेट्स, इट कोर्ट के लिए आ रहा है, लोकेट्स द ओरिजिन ऑफ द को पर्सनरी राइट इन वंस बर्थ। सबसे पहली बात तो कोर्ट लोकेट कहां करता है, लोकेट मतलब पता लगाना कि इसका मूल क्या क्या है। तो कोर्ट ने इनका जो कहें कि लड़कियों का, बेटियों का जो अधिकार है प्रॉपर्टी में, उसके पीछे एक ही कारण दे दिया है कि जन्म से ही अधिकार है, इसके जन्म में ही निहित है। जब जिस दिन जन्म हो गया उसी दिन पिता की संपत्ति में बराबर का हक रखेगी बेटों के समान। एक बात तो ये। सेकंड, दूसरी बात, इट फाइंड्स, कोर्ट यहां पे ये भी पाता है दैट देयर इज नो नेसेसिटी फॉर अ प्रेडिसेसर को पर्सनर, कि देयर इज नो नेसेसिटी, नो नेसेसिटी को देखकर इज है क्योंकि देयर से स्टार्ट है, कंजंक्शन लग गया, दैट नया वाक्य स्टार्ट हो गया, इन्वर्जन है। दूसरी चीज यहां पे कोर्ट को यह भी लगता है, कोर्ट ने यह भी सामने लाया है, पाया है कि कोई आवश्यकता नहीं है एक प्रेडिसेसर को पर्सन। प्रेडिसेसर मतलब जो सक्सेसर तो उत्तराधिकारी होता है, प्रेडिसेसर जो पहले वाली आपकी पीढ़ी है उसकी बात कर रहे हैं, तो पूर्वज की बात कर रहा है, कि इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि जो आपका पिता है, यहां पे पिता ही मान लो, कि जो को पर्सनर है, बंटवारा करने वाला पिता है, वो जिंदा हो, जीवित हो, इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर वन यहां पे लड़की के लिए, बेटी के लिए है, बेटी के लिए कि वो यहां पे वो स्टेटस प्राप्त करे। कौन सा स्टेटस, बराबरी का, हकदारी का स्टेटस प्राप्त करे, एक्वायर का प्राप्त करना। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसका पिता जीवित हो। दूसरी बात ये बता दी, एज, क्योंकि व्हाट इज रेलेवेंट, क्या चीज है जो बिल्कुल तर्क संगत है, सुसंगत है। ठीक है, रेलेवेंट का मतलब तार्किक है, रिलेटेड है इस बात से। तो क्या चीज प्रासंगिक है, प्रासंगिक है उसका जन्म विद इन द डिग्रीज ऑफ सक्सेशन, किसके, जो सक्सेशन उत्तराधिकार का जो डिग्री है, जो स्तर है, उसके भीतर उसका जन्म। इसका मतलब उसका बेटी होना, बस इतनी सी बात है कि उसका जन्म होना ही इस बात की प्रासंगिकता है कि उसको अधिकार मिलेगा। टू विच इट एक्सटेंड्स, ये जो कह रहा है, ये जो अधिकार है, ये जो क्षेत्र है, डिग्री है सक्सेशन की, जहां तक ये अधिकार जाता है, जहां तक ये विस्तार इसका है। समझ गए, एक्सटेंड का मतलब विस्तार होना है। तो यहां पे इसने ये कहा कि पहली चीज तो कोर्ट ने भी, कोर्ट का निर्णय जो दिया गया ना, तर्क दिया गया है, कोर्ट का तर्क तो बिल्कुल अपवादों से अलग है, परे है। पहली चीज तो कोर्ट बता रहा है कि बेटियों का जो अधिकार है संपत्ति में बराबरी का, वो उनके जन्म में निहित है। दूसरी बात, यहां इसने ये भी कहा है कि इसमें पिता के जीवित होने की कोई जरूरत नहीं है जब ये स्टेटस को एक्वायर करने की बात करती हैं बेटियां। ठीक है, प्रासंगिक ये है कि बस उसका जन्म हुआ है, क्योंकि जन्म में ही ये एक्सटेंड करता है, ये अधिकार जाता है वहां तक। इन दैट सेंस, इस सेंस में है ना, अगर इस सेंस में अगर बात करें, इस संदर्भ में बात करें, द लेजिस्लेशन मतलब विधेयक या कानून, इवन दो, यद्यपि, इट कम्स इनटू इफेक्ट, कम्स इनटू इफेक्ट लागू होना, अस्तित्व में आना, ये यद्यपि ये जो कानून है ये अस्तित्व में आता है ऑन अ प्रेस्क्राइब्ड डेट। प्रेस्क्राइब मतलब सुझाया हुआ, सजेस्टेड, कोई एक सजेस्टेड एक डेट है, तब आता है। 2005 दिया ना, सितंबर 9 2005 को अस्तित्व में आया है। फिर भी कह रहा है कि फिर भी इज रेट्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव का मतलब है ये पास्ट में निहित है। हालांकि ये जो अस्तित्व में तो कब आया, 9 सितंबर 2005 संशोधन हुआ तब। फिर भी लेखक कह रहा है कि ये तो अपनी जो लागू होने की जो प्रक्रिया है, एप्लीकेशन, लागू होने का प्रोसेस, इस कानून के लागू होने की जो प्रक्रिया है वो तो पास्ट में निहित है। रेट्रोएक्टिव का मतलब पास्ट में निहित होना, क्योंकि इसका संबंध किससे है, लिंक के साथ टू लगता है, लिंक टू जुड़ाव होना। इसका संबंध किससे है, जन्म से है, एन एंटेसिडेंट इवेंट। और जन्म तो पहले की प्रक्रिया है, पहले की घटना है। एंटेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, एंटेसिडेंट का मतलब पूर्वगामी, इवेंट का मतलब घटना। तो क्या कह रहा है कि इस सेंस में ये जो कानून है, यद्यपि ये अस्तित्व में तो आया था एक प्रेस्क्राइब्ड डेट को, डेट यहाँ पे नाउन है, प्रेस्क्राइब्ड एडजेक्टिव है, ए से समझ सकते हैं, आर्टिकल के बाद दो शब्द, पहला एडजेक्टिव दूसरा नाउन। ठीक है, तो यद्यपि ये एक फिक्स्ड डेट को आया था, मतलब यूँ कह दो एक सजेस्टेड डेट थी, यूँ कह दीजिए, फिर भी इसका अप्लाई होना तो पहले से ही निहित है, क्योंकि इसका संबंध जन्म से है और जन्म की प्रक्रिया तो पूर्वगामी घटना है। लिंक के साथ टू लगेगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इट ऑल्सो अंडरस्कोर्स। अंडरस्कोर्स का मतलब होता है एम्फेसाइज करना। अंडरस्कोर्स का मतलब क्या है, एम्फेसाइज करना, जोर देना किसी बात पर, स्ट्रेस देना। तो कह रहा है ये इस बात पर भी जोर देता है दैट द लेजिस्लेशन मेक्स इट क्लियर, कि ये जो विधेयक है, जो कानून है, ये इस बात को स्पष्ट करता है
दैट द डॉटर्स राइट्स आर द सेम, कि बेटियों के अधिकार जो है वो समान है, एज दैट ऑफ ए सन, किसकी तरह, बेटों की तरह, है ना। अब यहाँ पे गलत चीज है, एक तो दैट नहीं आना चाहिए, दैट की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, दोज, क्योंकि राइट्स की बात कर रहा है, राइट्स प्लूरल है, इस कारण से यहाँ पे दोज आएगा, गलत है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रश्न बनता है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो ये बात भाई, इट ऑल्सो अंडरस्कोर्स, कोर्ट जो है ये बात पे भी जोर देता है, इस बात को एम्फेसाइज करता है कि ये जो कानून है ये इस बात को स्पष्ट करता है दैट डॉटर्स राइट्स, कि जो बेटियों के अधिकार हैं वो बेटों के अधिकार के समान हैं, एंड एज इफ शी हैड बीन अ सन, और यदि वो बेटा होती एट द टाइम ऑफ अर्थ, ऐसे अधिकार है जैसे कि मानो बेटा ही हो, जन्म के वक्त तो उसको बेटा ही माना गया हो, इस प्रकार का अधिकार है। द को पर्सनरी स्टेटस, इसका मतलब बराबरी का जो हकदारी का ये जो स्टेटस है, ओहदा है, गिवन टू डॉटर्स, जो बेटियों को दिया गया है, हैज बीन, ये रहा है, अ सब्जेक्ट, एक विषय ऑफ रिफॉर्म, सुधार का, इन मैनी स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों में। तो बहुत सारे राज्यों में ये एक रिफॉर्म का विषय रहा है, सुधार का विषय रहा है, विशेष करके साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में, ठीक है। लॉन्ग बिफोर द यूपीए रेजिम ब्रोट इन द अमेंडमेंट, किससे पहले, बहुत पहले, कब, जब ये यूपीए कांग्रेस सरकार जब थी, उसकी सत्ता थी, ब्रोट इन मतलब लेकर आई या घटित किया या कारण बनी किसी चीज का। तो जब यूपीए गवर्नमेंट संशोधन लेकर आई थी ना पूरे देश में, द होल कंट्री, होल से पहले द लगता है, और अगर ऑल होता ALL तो उसके बाद द लगता। तो कह रहा है कि ये जो को पर्सनरी स्टेटस है, ये बराबरी का हकदारी का जो ये स्टेटस है, ओहदा है, ये जो पद है जो महिलाओं को, बेटियों को दिया गया है, ये एक रहा है। हैज़बीन के बाद जब आप कोई वर्ब नहीं लगाते हो ना, तो इसका मतलब है कि ऐसा रहा है। तो ये एक सुधार का विषय रहा है बहुत सारे राज्यों में, ठीक है, विशेष करके साउथ इंडिया में। किससे पहले, जब यूपीए अमेंडमेंट लेकर आया था, यूपीए जो सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, जब पूरे देश में संशोधन लेकर आई थी, उससे बहुत पहले केरला ने ये विधेयक पेश कर दिया था 1975 में, आंध्र प्रदेश ने कर दिया था 1986 में, तमिलनाडु ने 1989 में, महाराष्ट्र और कर्नाटका ने 1994 में विधेयक इंट्रोड्यूस कर दिया था, प्रस्तुत कर दिया था। आगे देखिए, द लेजिस्लेटिव एम, जो ये कानून का लक्ष्य है, ठीक है, इसका वैधानिक लक्ष्य है, वो ये था दैट ए फ्लैग्रेंट डिस्क्रिमिनेशन, फ्लैग्रेंट मतलब ऑब्वियस, बिल्कुल स्पष्ट, देख लो, ब्लैटेंट, ग्लेरिंग, ऑब्वियस, एविडेंट, ओवर्ट, बिल्कुल स्पष्ट। तो इस वैधानिक जो लक्ष्य था वो ये था कि जो बिल्कुल स्पष्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, जो एक निश्चित रूप से साफ साफ जो भेदभाव होता है, किसके बीच में, बेटों और बेटी के बीच में, बिटवीन के साथ में एंड लगता है, याद रखिएगा। इन एंटाइटलमेंट, हकदारी में, एंटाइटलमेंट मतलब हकदारी, ऑथराइजेशन, ठीक है, टू एन इक्वल शेयर, और हकदारी किसको लेकर, तो एंटाइटल में टू लगता है, एंटाइटलमेंट में टू लगता है, बराबरी का हिस्सा, बराबरी का हिस्सेदारी में, इन को पर्सनरी प्रॉपर्टी, किसमें, पिता के द्वारा जो प्रॉपर्टी आवंटित की जाती है, वसीयत की जो प्रॉपर्टी है उसमें, दैट इज प्रॉपर्टी, वो ये है। तो देखो, जो इसका वैधानिक लक्ष्य था वो ये था कि जो स्पष्ट रूप से भेदभाव होता है, वसीयत की संपत्ति को जब बेटा बेटी में बांटने की बात आती है और उसमें जो भेदभाव होता है, तो उसमें दैट इज प्रॉपर्टी इनहेरिटेड। अब ये को पर्सनल एक्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये वो संपत्ति है जो विरासत में मिलती है पिता से या फिर दादा से या फिर परदादा से। शुड बी डन अवे विद, इसको बिल्कुल हटा ही देना चाहिए। डन अवे विद का मतलब क्या है, एबॉलिश, क्वैश, गेट रिड ऑफ या रिमूव, हटाना, रद्द करना। किसको हटाना है, इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को हटाने के पीछे मतलब यही एक लक्ष्य था इस विधेयक को लाने का, कि ये जो भेदभाव होता है बेटा बेटी के बीच में, जो वसीयत बांटते हैं, वसीयत वो वाली जो पिता से, दादा से, परदादा से मिलती है, उसमें जो भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव को मिटाना ही इसका लक्ष्य था। इट इज इंडीड वेलकम, ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, इट के लिए इजारा है, इंडीड वास्तव में, वेलकम स्वागत योग्य है। दैट की द एपेक्स कोर्ट हैज sought टू गिव फुल इफेक्ट, कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ प्रयास किया है। सॉट जो है वो थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है। सीक की थर्ड फॉर्म है SEEK के, सीक, सॉट, चाहना, तलाशना, प्रयास करना, मांगना, ये सब मतलब होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे चाहा है टू गिव फुल इफेक्ट टू दिस इंटेंट, कि जो इसका इरादा है उसको पूरा मतलब लागू किया जाए बाय सेटिंग। कैसे, बाय सेटिंग, सेट करके, एट रेस्ट डाउट्स, सेट एट रेस्ट का मतलब उन डाउट्स को, उन संशय को, उन डाउट्स को, उन जो आपके शक हैं, संदेह हैं, उनको विश्राम देके, उनको रोक कर, वो डाउट्स जो उठते हैं, वेरिंग इंटरप्रिटेशन, किससे उठते हैं, अलग अलग व्याख्याओं से, जो लोग अलग अलग व्याख्याएं बना लेते हैं अपने अनुसार,
वेरिंग का मतलब भिन्न भिन्न, तो भिन्न भिन्न व्याख्याएं जो बना लेते हैं, उन व्याख्याओं से उठने वाले डाउट्स जो हैं उनको शांत करना यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश करी है। सुप्रीम कोर्ट ने चाहा है कि पूरी तरीके से इन डाउट्स को शांत कर दिया जाए। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। बात करेंगे रिवीजन की, तो फ्लैग्रेंट का मतलब बताया था मैंने आपको, ऑब्वियस होता है, तो 1 नंबर को जोड़िएगा सी से। 2 नंबर प्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पोटेंशियल या पॉसिबल, लाइकलीहुड, तो इसका मतलब 2 नंबर जुड़ जाएगा ई से। एनोमली का मतलब अनियमितता है, तो इसको जोड़ देंगे ए से, इर्रेगुलरिटी से। फिर कन्फर है, कन्फर का प्रदान करना है, तो इसको जोड़ दीजिए बी से, बेस्टो से। और एक्र्यू है, एक्र्यू को जोड़ देंगे किससे, 5 नंबर का एमिनेट, कि कहाँ से ये उद्ग्रहित है, कहाँ से निकलता है, कहाँ से फ्लो फ्रॉम जो होता है उसको बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके रिवीजन जो एक्सरसाइज जोड़ी गई है उसके आंसर्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की ओर। दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो गया है, कोई भी काम हो गया है तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो बोथ द पार्टीज हैव कम टू टर्म्स। तो कम टू टर्म्स का मतलब समझौता होना होता है। बोथ द पार्टीज, एक बात ध्यान रखिएगा, बोथ के पहले द नहीं आएगा, द बाद में ही आएगा। ऐसा ही ऑल में भी होता है, ऑल के पहले द नहीं आता, बाद में आता है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो को बोलते हैं कम वोट में, चाहे कुछ भी हो को क्या बोलते हैं, कम वोट में। तो चाहे कुछ भी हो, हम अपने दोस्तों का समर्थन करेंगे, तो क्या कह रहा है, वी विल सपोर्ट आवर फ्रेंड्स। ठीक है, वी शैल भी कर सकते हो होने को तो, लेकिन चूंकि दृढ़ निश्चय दर्शा रहा है, चाहे कुछ भी हो, इसलिए दृढ़ निश्चय दर्शाते हैं तो विल लगता है। और आजकल की इंग्लिश में इतना फर्क है भी नहीं, खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विल लगाएं शैल लगाएं, वैसे डिटर्मिनेशन है इसलिए विल ही आएगा। तो वी विल सपोर्ट आवर फ्रेंड्स कम वोट में। मेरा पत्र उसके हाथ लग गया, तो माई लेटर, ये पत्र का भाई LETT, ये गलती से यहाँ पे हो गया, माई लेटर केम टू हिज हैंड। ठीक है, मेरा पत्र उसके हाथ लग गया, माई लेटर केम टू हिज हैंड। फिर प्रेपोजिशन की बात करें तो ही हैज़ नो एपेटाइट फॉर, ही हैज़ नो एपेटाइट फॉर सच फूड, उसको कोई भूख नहीं है ऐसे किसी भोजन के लिए। एपेटाइट का मतलब भूख होना होता है। यू शुड बी कंटेंटेड विद, कंटेंट विद का मतलब संतुष्ट होना होता है, तो आपको संतुष्ट होना चाहिए जो कुछ भी आपके पास है उस चीज़ के साथ। और वी मस्ट बी अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ ऑफ लगता है, मीन्स सजग होना, जागृत होना, इसको अवेयर ऑफ बोलते हैं। तो ये आज आपका सेशन था और इस वीक का अंतिम एडिटोरियल, क्योंकि मंडे से फ्राइडे हम शाम 5 बजे मिलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स को एक्सेस किया जा सकता है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत अधिक इंप्रूवमेंट आ रहा है तो औरों को भी बताएं, क्योंकि औरों को बताएंगे विद्या बांटने से बढ़ती है। इसमें मेरा भी एक फ़ायदा है निश्चित रूप से, चैनल भी ग्रो करेगा, चैनल ग्रो करेगा, कॉन्फिडेंट रहूँगा, बहुत अच्छी चीज़ें आपको ला कर दूंगा और नए नए प्रयोग करता रहूँगा आगे, बस आपका साथ चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं मंडे को शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।